नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बुलंदी पर होते हैं, लेकिन अचानक आप नीचे आना शुरू करते हैं। कितनी कोशिश कर लें, कितने ही जतन कर लें, लेकिन हर दिन आपको नीचे आपकी ज़िंदगी लाती रहती है। कोई ना कोई घटना ऐसी होती है, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो आपको परेशानी पैदा कर देती है, आपकी ब्रांडिंग पे धब्बा लगा देती है। साहिब के संग आजकल ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं ना, जब दिन बुरा हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो आजकल सरकार के साथ भी यही हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, ब्रजभूषण सिंह निकले, उनके चमचे चैनल ने, जो दिन रात साहेब की चरण वंदना करता था, उनकी रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। ब्रजभूषण सिंह इतने गुस्से में थे, बदतमीजी करी, गाड़ी में बैठे माइक वाइक अला। लोगों ने कहा कि ये तो इन्हीं का चैनल था, इसके रिपोर्टर से बदसलूकी की। और फिर एक बार फिर ब्रजभूषण सिंह को लेकर सरकार की आलोचना का दौर शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट अगस्त के महीने में साहब के सिर पर तलवार की तरह लटका है। जो फैसले आ रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि सरकार की चल नहीं रही है। तभी अमित शाह जी को गुस्सा आ रहा है। दरअसल जितना जितना चुनाव करीब आ रहा है, 2024 जितना जितना पास आ रही है, लोकसभा चुनाव की घड़ियां उतनी तेजी से नजदीक आ रही हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिए। जो थोड़े मतभेद थे वो भी खत्म कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 16-17 तारीख में कांग्रेस भी दिल्ली के अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर देगी, क्योंकि अध्यादेश गिराना बड़ा लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी से बाद में निपटते रहेंगे। इसी दौर में एक और सत्ताधारी दल बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाकर सोच रही है हम लगातार तीसरी बार राज कर लेंगे, इसकी कोशिश में लगी है। लेकिन उनके पास नाम और चेहरा और काम सब कुछ सिर्फ एक है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का 2014 और 2019 पुलवामा की लहर, हिंदू मुसलमान का उन्माद, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। ना ही कोई उनका जादू दिख रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में सत्ता की ये डगर बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। दूसरी ओर इस बार विपक्ष मजबूत है, ताकत में है। 2024 में भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर बैठा है, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा है। यही वजह कि सारे गिले शिकवे मिलाकर, सब भुलाकर, सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आना चाह रहे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है। पिछले कई महीनों से विपक्षी दलों के बीच एकजुटता को लेकर, एक साथ बैठने को लेकर बातचीत चल रही है। और इस प्रक्रिया को धार उस समय मिली जब पिछले महीने 23 जून को विपक्षी दलों ने बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, आप, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गौड़, एनसीपी, इन सब में लगभग 15 से ज़्यादा विपक्षी दल एकत्रित हुए। सभी ने 2024 में एक साथ मिलकर भाजपा को हराने का संकल्प लिया। इस बैठक के बाद ये कयास मजबूत हो गए थे कि 2024 में बीजेपी के सामने एक मजबूत और एकजुट विपक्ष की चुनौती होगी। भाजपा भी इस बैठक के बाद घबरा गई थी, क्योंकि भाजपा और साहेब भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वास्तव में ये सभी विपक्षी दल एक साथ एक छतरी के नीचे आ गए तो 2024 में सत्ता की डगर बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि साहब का एनडीए चाहकर भी नहीं बन पा रहा। विपक्ष क्या छोड़ो, सत्ता दल के सहयोगी दल भी साहब पे भरोसा नहीं कर पा रहे। ये ऐसी ताकत हो जाएगी, ये ऐसा मजबूत गठबंधन बन जाएगा जिससे पार पाना शायद भाजपा और साहब दोनों के लिए काफी मुश्किल होगा। यही वजह है कि भाजपा ने पटना में हुई विपक्षी बैठक के बाद फूट डालो राज करो की अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। भाजपा के इस फूट डालो राज करो की नीति का सबसे पहला शिकार महाराष्ट्र में शरद पवार बन गए, एनसीपी बन गई। शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले अजीत पवार ने पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक के 8 दिन बाद ही विपक्षी एकता और शरद पवार को एक बड़ा झटका दे दिया, जब उन्होंने शिंदे और भाजपा की सरकार में डिप्टी सीएम बनने की शपथ ली। अजीत यहाँ अकेले नहीं आए, वो अपने साथ एनसीपी के कई और दिग्गज और प्रमुख नेताओं को भी साथ में ले आए,
जिनमें छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे हैं, अनिल पाटिल है, दिलीप वलसे पाटिल है, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नाम हैं। अजीत के अलावा 8 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में ये अचानक उलटफेर हुआ तो पूरा शरद पवार विपक्ष को कस के झटका लगा, क्योंकि एनसीपी की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि एनसीपी से पहले शिवसेना को भी भाजपा की इस फूट डालो राज करो की नीति का शिकार बना लिया था बीजेपी ने। शिवसेना 2 धड़ों में बट गई थी, जिसका नतीजा था कि भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में वापस आ गई। ऐसे में एनसीपी से 2024 को लेकर महाराष्ट्र में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अजीत पवार के भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होने से एनसीपी भी शिवसेना के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी, क्योंकि वहां पर भी अब एनसीपी चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार के रूप में 2 गुटों में बट गई। दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ने बैठक के जरिए अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। हालांकि पार्टी नाम और सिंबल को लेकर लड़ाई जारी करी हुई है, लड़ाई चल रही है, लेकिन शरद पवार का कहना है कि वो महाराष्ट्र में घूम घूम कर फिर से एनसीपी को उसी ताकत के साथ खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी का मतलब अभी भी शरद पवार है। दूसरी ओर अजीत पवार के अपने अपने अलग दावे हैं। फिलहाल अभी भी पार्टी पर जिसका हक होगा, किसका हक होगा, इसको लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई जारी है। एनसीपी की लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो 2024 में होने वाली विपक्षी एकता का, लेकिन महाराष्ट्र में जो सीन चल रहा है, 10 दिन हो गए मंत्री पद की शपथ लिए हुए, डिप्टी सीएम बने हुए, विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र में ये संदेश है कि जो साहेब 10 दिन पहले तक कह रहे थे कि इन्होंने 70,000, 75,000, 80,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, ये सब जेल जाने चाहिए, उन्हीं को साहब ने गले लगा लिया, मोदी वॉशिंग मशीन में सबको डाल दिया, सब साफ हो गए। इस ताकत में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने गेम खेला। हालांकि शरद पवार का कहना है कि विपक्षी एकता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे समय में जब विपक्ष की एकता को लेकर हुई कई बैठक सिर्फ 8 से 10 दिन जिसको हुए हों और दूसरी बैठक की तैयारी की जा रही हो, इससे पहले एक प्रमुख दल का टूटना, उसमें 2 फाड़ होना, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को झटका तो लगता है, मानसिक दबाव में आते हैं। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में विपक्षी एकता को एनसीपी के टूटने से फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बीच विपक्ष अब अपनी दूसरी बैठक की तैयारियों में जुट गया है, जो 18 जुलाई को बेंगलुरु में होना तय हुई है। जैसे मैं आपने पहले कहा कि अगर 16 तारीख को, जहां तक मुझे लग रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अध्यादेश का समर्थन कर देगी, तो केजरीवाल भी शायद 18 को फिर जाए। विपक्ष की पहली बैठक की अगुवाई जहां नीतीश कुमार ने की, जेडीयू के नेतृत्व में हुई, इस बार बेंगलुरु में होने वाली बैठक की अगुवाई खुद कांग्रेस करती दिख रही है। ये बड़ा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस का नया ठिकाना बना है। जहां उसने इसी साल विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराया, तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये गृह राज है। हालांकि पहले ये बैठक कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होनी तय हुई थी, लेकिन अब फिलहाल इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जहां 17 और 18 जुलाई को विपक्ष के नेताओं का जमावाड़ा लगेगा। लेकिन कुछ मामलों में विपक्षी एकता की ये दूसरी बैठक पहली बैठक से काफी अलग और महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। दरअसल बेंगलुरु में होने वाली यह बैठक एनसीपी की टूट और महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर के बाद होनी है। संभव है कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा अवश्य की जाएगी। वहीं इस बैठक में चर्चा भाजपा की फूट डॉलर राज करो की नीति का सामना करने पर भी की जाएगी, जिसमें संभवतः कांग्रेस अन्य दलों को यह समझाने की कोशिश करेगी कि कैसे हमें भाजपा की इस नीति से बचना है। 24 के चुनाव तक एकजुट होकर एक साथ खड़े रहना है और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। भाजपा की इस फूट डालो राज करो की नीति का नतीजा है कि पटना में आयोजित पहली बैठक में जहां 15 दलों ने भाग लिया, इस बार बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में कुल 24 दलों के भाग लेने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है और साहेब का कुनबा सिकुड़ रहा है। एक जानकारी सामने आई है, कांग्रेस ने विपक्षी बैठक को बड़ा बनाने के लिए कई छोटे छोटे दलों को भी न्योता भेजा है, जिनसे इस बैठक में शामिल होने का आह्वान किया गया है। कांग्रेस की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए केडीएमके, पीसीके, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मनी को भी बैठक में बुलाया गया। यानी साफ है, कांग्रेस चाहती है कि 2024 तक विपक्ष को जितना मजबूत बनाया जा सके, उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा है।
ये वजह है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा दलों को भाजपा के सामने खड़ा करना चाहती है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार भी इसका दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेंगी और ये एक बड़ी खबर होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से 17 और 18 जुलाई को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है और हमें संदेश मिला है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा, हम उन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे जो देश में बदलाव के लिए इस महान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों की ऐसी पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी, जो मैंने आपको बताया। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगी और शायद अध्यादेश पे उससे पहले स्वीकृति दे देगी। आम आदमी पार्टी बिहार में भी हिस्सा थी और अब इस बार भी उसे आमंत्रित किया गया है। लेकिन सवाल है कि जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तैयार दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर से कि दोनों दल काफ़ी समय से विपक्षी एकता को हटकर आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस और आप दोनों की ओर से परस्पर एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे थे, एक दूसरे का विरोध किया जा रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस का रुख साफ दिख रहा है और लगता है मुझे कि शायद अध्यादेश के मामले में कांग्रेस समर्थन कर देगी और खुलकर साथ आ जाएगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बैठक से पहले अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख क्लियर चाहती है। वो चाहती है 16 तारीख तक कांग्रेस बता दे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार कहा भी आ चुका है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर अपना समर्थन देगी, रुख साफ करेगी, तभी वो विपक्षी एकता की बैठक का हिस्सा होगी। इससे साफ है कि वैसे तो कांग्रेस आपका समर्थन खुलकर करने से बचती दिख रही है, और यही वजह है कि विपक्षी एकता के नाम पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन लेने की जिद पर अड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस जैसे बड़े और प्रमुख दल का अध्यादेश पर समर्थन मिलना उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन खुलकर तो नहीं करना चाहती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को शिखर से शून्य पर लाने वाली आम आदमी पार्टी है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी आपने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से कई बार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जा चुका है। लेकिन 2024 इतना बड़ा हो गया है कि विपक्षी एकता के लिए दोनों दल फिलहाल पहली बैठक तक तो साथ दिखे थे। हालांकि उस बैठक से भी पहले आपने शर्त रखी थी कांग्रेस पहले अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे, लेकिन तब उसे समझा लिया गया था। अब जब बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर अध्यादेश पर समर्थन देने की अपनी जिद बढ़ा रही है। अब देखना है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के निमंत्रण को स्वीकार करती है या नहीं, और क्या कांग्रेस अध्यादेश के मसले पर अपना रुख साफ करेगी या नहीं। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सभी दलों को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। इस डिनर में आम आदमी पार्टी को आमंत्रित किया गया है। अपनी अगुवाई में होने वाली इस बैठक और बैठक से पहले डिनर के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी साबित कर रही है कि वो विपक्षी एकता का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि भाजपा के मुकाबले में वो एक बड़ा राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। साथ ही पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी की जो इमेज तैयार हुई है, उससे राहुल गांधी की तस्वीर बदल दी है। जिस तरह से वो एक परिपक्व नेता के रूप में जननायक बनने की यात्रा पर निकले हैं, उससे राहुल गांधी की इमेज और उनकी पॉपुलैरिटी दोनों में काफ़ी फायदा पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर मानहानि मामले में भी जिस तरह वो सरकार और कोर्ट की कार्रवाई उन पर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज को फायदा पहुंचाया है, लोगों की सहानुभूति बढ़ाई है। ऐसे में कांग्रेस अब राहुल की इसी लोकप्रियता जननायक वाली छवि का फायदा उठाना चाहेगी और विपक्षी एकता ये साबित करना चाहेगी कि इस एकता की छतरी का प्रमुख हत्था वही है। अब देखना ये होगा कि बाकी विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं अन्य दलों को अपना रुख साफ करना होगा। जैसे पटना में हुई बैठक के बाद भी ममता बनर्जी की टीएमसी की ओर से कहा गया उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वह हाल में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बम पर जीत हासिल की, भाजपा को करारी शिकस्त दी। इसके बाद टीएमसी के हौसले और बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीपी में टूट के बाद बिहार में आरजेडी और जीडीयू के बीच भी ऑल इज नॉट वेल होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों दलों की तरफ से कहा गया सब अफवाहें हैं, लेकिन इस बीच यूसीसी को लेकर इन विपक्षी दलों में भी कहीं ना कहीं टकराव दिखा,
क्योंकि शिवसेना, उद्धव गट और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कहना था कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा उनकी पार्टी और नीतीश कुमार समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं सबके साथ मिलकर और चर्चा करके यूसीसी पर आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। ऐसे में संभव है कि सब दूसरी बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा अवश्य होगी। फिलहाल विपक्ष की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है कि 2024 में सभी विपक्षी दल इस छतरी के नीचे आकर भाजपा का मुकाबला करें। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन इस दूसरी बैठक से पहले भाजपा और साहिब की नींदें जरूर होनी है। बाकी क्या होगा ये मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM। शुक्रिया।